हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग क्लास 9 और 10 के स्टैंडर्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। और काफ़ी दिन का गैप हो गया भाई बीच में। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों ने कहा भी मुझे कि सर थोड़ा वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए। मतलब मेरी तरफ से वो सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, बट अब से वीडियो की फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहेगी। मैं एक्चुअली 11-12 की वीडियोज़ और बाकी सारे वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो गया था और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी था। तो वो सारी बातें हटाते हुए अब हम लोग अपने 4th वाले वीडियो पर आ गए। 3 वीडियो पीछे अपलोड हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी पर। लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कशन हो गया था। ठीक, शुरू करते हैं आगे अपना डिस्कशन लेते हुए और शुरू वहीं से करेंगे जहां हम लोग ने एंड किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, है ना। और इसकी थोड़ी कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइव की जाए, नहीं तो इससे बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो भाई वी का डेफिनेशन था या फिर पोटेंशियल का डेफिनेशन था, अपने बोलते थे भाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, किसी पॉइंट का, इट इज लाइक द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना, इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अपने जितना काम करते थे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अपने काम किए कहीं बहुत दूर से वहां तक एक कूलम को लाने में, उतना ही वो काम ही हम लोग का वहां का पोटेंशियल होता था। और अगर वहीं पे दो पास पास के पॉइंट्स हो या दो डेफिनेट पॉइंट्स हो, पर्टिकुलर कहीं बहुत दूर ना हो, तो वो वहां पे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग कहीं पे कहें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिख दो 1 वोल्ट है। और कोई बोले 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो क्या हो जाएगा, काम कितना करना पड़ेगा, 1 जूल पर 1 कूलम, तब वो 1 वोल्ट कहलाएगा। मतलब इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, एक्सटर्नल। हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है, इन काफी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, ये लिख सकते हो यूनिट जूल, हाँ, या फिर ऐसे लिख दो यूनिट, बिकॉज यहां पे 1 लिखे तो यहां भी 1 लिख सकते थे, और 1 लिखो तो 1 कोई सेंस से यूनिट पॉजिटिव लिख रहे हो, अदरवाइज आप लिखना पड़ता 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखना है तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। वापिस सुन लो भाई, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल, या फिर इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब ये 1 जूल यहां लिख सकते हो, ये यहां पर इज 1 जूल लिख सकते हो, चलेगा। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यही तो डेफिनेशन है ना, 1 जूल पर कूलम। अगर किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर 1 कूलम को ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस ए, ये 1 वोल्ट होगा। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। बात कर लिए थे लास्ट क्लास में भाई, राइट। मेरा सवाल यहीं से और यहीं से क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर भाई मेरा एक सिंपल सवाल सबके लिए, टेल मी फ्रॉम योर कॉमन सेंस, हम लोग किस मीटर से या फिर किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, ये बताओ। हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूलाज रखना, ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं ना, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। शायद कुछ बच्चे सही समझ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूज है, पर कुछ बच्चे सही समझ रहे हैं। देखो भाई, आईसीएसई किताब में क्लास 9 में दी होती है ये सब चीज़ें, है ना, पर सीबीएसई में पूरे क्लास 10 में एक साथ दी हुई है। मैंने पहले ही बताया है, चीज़ों को बस डिवाइड कर दिया गया आईसीएसई में, है ना। तो जो बच्चे 9 के उनके लिए ये सारी चीज़ें उनकी किताब में दिख रही होगी। जो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस नापने काम में आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर, है ना। क्या कहते हैं उसे नाम, ये सुखानी है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर वर्ड आया है वोल्टेज से, है ना, वोल्ट मीटर वर्ड आया है वोल्टेज से। तो अगर अपने बोलते हैं कहीं का भी अपने को पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, अपने इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तो भैया वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, इस तरह का एक सिंबल होता है, ये
ये किस तरह काम में लिया जाता है बस समझ लो पहले। असल में क्या, ये भी एक सर्किट का बनता है, अंदर में एक वायर का अरेंजमेंट है, और ज्यादा डिटेल तो मैं अभी नहीं करूंगा, बट मैं इतना बता दूं, एक्चुअली एक और डिवाइस है, उसे कहते हैं गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर के कॉम्पोजिशन से ही वोल्टमीटर और एमीटर बनाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे एमीटर क्या है, करंट नापने के लिए काम में आता है, वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज नापने के लिए काम में आता है। अभी नहीं जा रहे हैं एमीटर पर, अभी सिर्फ वोल्टमीटर पर रहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां पे अपने एक बल्ब लगाए हैं, ठीक है, और ये बल्ब एक जल रहा है, यहां पर एक बैटरी लगाई गई है प्लस माइनस, यहां पे एक स्विच है। देखो भाई, स्विच का कुछ सिंबल है, कोई बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए अच्छा बात, जो बच्चे नहीं जानते भाई बाकी बच्चे एक बार जान लें। ये जो सिंबल देखते हो ना ऐसे, ये की बोल सकते हो, स्विच बोल सकते हो। अगर ये ऐसे है तो खुला हुआ है, ये लगा दोगे तो क्लोज स्विच है। भाई ये देख लो क्या है, ये ओपन स्विच है, अगर इसे बंद कर दो तो ये क्लोज स्विच है। हाँ है ना, ये सब स्विच या फिर की का सिंबल, ऐसे की कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्विच क्लोज कर दें और ये एक बैटरी लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो बल्ब है ना, इसके अक्रॉस कुछ एनर्जी कमता है। देखो हम लोग पढ़ने वाले थोड़ी देर में, जो करंट यहां से एंटर करेगा वही करंट यहां से एग्जिट करेगा, बात करेंगे, थोड़ा देर रुकना। पर अगर इसके अक्रॉस कितना एनर्जी घट रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये अगर मेजर करना है, अपने यहां पर वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। राइट, अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है कि यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप होना मतलब इसके अक्रॉस कितना एनर्जी लॉस हो रहा है पर कूलम्ब। ठीक है ना, इमेजिन करो अगर यहां से 1 कूलम्ब पार किया इस बल्ब के थ्रू, तो यहां से यहां में कितना एनर्जी वो खत्म कर दिया अपना। ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो पैरेलल में लगाया जाता है, जिसके भी अक्रॉस नापना है। ये बातें अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इन पर डिटेलिंग करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखो बेटा। तो इसके पैरेलल लगाया था, और ये क्या नापता है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। पोटेंशियल मैंने बताया क्या होता है भाई, अगर 1 कूलम्ब चार्ज यहां से यहां फ्लो करे, जितना एनर्जी लॉस होगा इस बल्ब के अक्रॉस, वो यहां पे मेजर करके दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के बारे में कुछ खासियत बताते हैं। ये जो वोल्टमीटर है ना, ये काफी हाई रेजिस्टेंस का होता है। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस कॉइल, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस कॉइल। जिन बच्चों को जानकारी जानने का मन था तो ले लो भाई, हाई रेजिस्टेंस कॉइल। अब ये हाई रेजिस्टेंस क्या होता है बात कर रहे हैं इस पर, नंबर 1। नंबर 2 और क्या है, इट इज किस काम में आता है, इट इज यूज्ड टू मेजर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पहले लिखना चाहिए था पहले, पर मैं अब सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट होना था। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पॉइंट क्या होगा, और क्या है भाई इसके बारे में स्पेशलिटी। इसके बारे में भाई पहला बात, जो ये हाई रेजिस्टेंस है ना, ये हाई रेजिस्टेंस का कॉइल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये हाई रेजिस्टेंस का नहीं हो तो क्या होगा पहले सुन लो। ये जो यहाँ पे करंट आता है ना, कहा जाता है अगर ये हाई रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट का एक बड़ा खासा हिस्सा यहाँ एंटर कर जाता, और जब करंट यहाँ बटने लग जाता तो भैया वोल्ट मीटर, वोल्ट मतलब वोल्टेज, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नापने के लिए काम में आना था ना। ये अगर करंट खाने लग जाए, खुद ही एनर्जी कंज्यूम करने लग जाए सर्किट का, तो फिर ये बेकार है। अपना मुद्दा क्या है, वोल्टमीटर से अपने को बस नपवाना है, मेजर करवाना है। और अगर इसका रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस को लेके बच्चे बोलेंगे सर रेजिस्टेंस क्या है, मैं अभी के लिए बता दूं, रेजिस्टेंस आने वाला एक टर्म है, थोड़े में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें, रोक टोक। अगर एक वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है या चार्ज फ्लो कर रहा होता है, अपने बोलते हैं वहां पे जब धक्का मुक्की होता है ना आपस में, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो फ्लो को रुकावटें मिलना या रुकावट मिलना, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और अपने पढ़ने वाले हैं, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम घुसेगा, जितना हाई रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना हाई उतना कम। अगर कहा जाए आइडियली, अगर ये इनफाइनाइट बहुत बड़ा रेजिस्टर बन जाए वोल्टमीटर, तो यहां करंट लगभग घुसेगा ही नहीं। अपना ये डिवाइस सही से सारा करंट बल्ब लेके ऐसे जाएगा, यहां लगभग करंट घुसे ही ना। ठीक, अपने इस पर और डिटेलिंग करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए वोल्टमीटर हो गया भाई। ये बनता किससे है, इसका कंपोनेंट है गैल्वानोमीटर। मैं बताता हूं गैल्वानोमीटर क्या है। इट इज कंपोज्ड ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल प्लस अ हाई रेजिस्टेंस। चलो अभी ये बात अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अपने थर्ड पॉइंट को अभी नहीं जान लेंगे। ठीक है बेटा, अपने पहला और दूसरा पॉइंट को जान के रखते हैं, और समय समय पे बाकी चीज को रिवाइव करते रहेंगे। यहां पर ओके, वोल्टमीटर के बारे में बात समझ में आ गया। और अब एक आध एप्लीकेशंस फटाफट करते हैं। कुछ बच्चों ने
स्पेशली सीबीएसई के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा कराएं। काफ़ी बच्चों को न्यूमेरिकल को लेके इश्यूज है। भाई हम लोग के स्टैंडर्ड पर न्यूमेरिकल काफ़ी स्ट्रेट है, अगर फॉर्मूलाज पता हो अपने को तो। जैसे v क्या है, W/Q, ठीक है। 9 आईसीएसई किताब में भी है, 10 के किताब में भी है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। 10 के सीबीएसई किताब में, सारी किताबों में है। ये एक फॉर्मूला खुद में बड़ा वर्सेटाइल फॉर्मूला है, ठीक है। अपने v को W/Q भी लिख सकते हैं, और W को ना बहुत बार एनर्जी भी लिखा जा सकता है। हम लोग के फिजिक्स में वर्क का मतलब ही होता है एनर्जी। मतलब अगर बॉडी में एनर्जी, मतलब हम लोग बोलते हैं कहीं पर भी एनर्जी है तो आप इसको वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं जनरली, ठीक है ना। वर्क और एनर्जी एनालॉगस टर्म है हम लोग के लिए। अगर फील लेना हो तो फील ले सकते हो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अगर 10 जूल का काम कर रहे हैं, है ना, किसी एक कूलम चार्ज को कहीं से कहीं ले जाने में, तो हम लोग एक तरह से अपना 10 जूल का एनर्जी दे रहे हैं। 10 जूल काम कर रहे हैं मतलब 10 जूल का एनर्जी दे रहे हैं अपने बॉडी से, है कि नहीं। तो वर्क एनर्जी दोनों एनालॉगस टर्म है। इसी को अगर चाहो तो इस तरह लिख के भी रख लो, QV इक्वल्स टू व्हाट, W या फिर एनर्जी, आया ना। ये एक नोट रहेगा, ठीक है ना भाई। ये 2 पॉइंट नोट करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट समझने का है भाई, वो है इस पर एप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पूरा लंबा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ 250 जूल ऑफ वर्क is done in bringing, भाई शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा सा, 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज। बेटा शॉर्ट में लिख रहे हैं 10 C लिख रहे हैं, समझना। कूलम्ब में हम लोग कैपिटल C यूज करते हैं उसके यूनिट में, बिकॉज कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था। वोल्ट यूज करते हैं उसके लिए हम लोग V कैपिटल यूज करते हैं, बिकॉज जो भी साइंटिस्ट के नाम से निकलता है यूनिट, उसके लिए हम लोग सिंबल कैपिटल में यूज करते हैं, ध्यान रखना। हाँ, जैसे न्यूटन में कैपिटल N यूज होता है ना यूनिट में, बिकॉज न्यूटन के नाम पर रहना है, ठीक है ना। तो कूलम में भी कैपिटल C लिखना यूनिट में। इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A to B, फाइंड VB माइनस VA, ये बताना है, लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या होगा, 250, कहाँ से A से B पे गए ना, 250 बाई कितना 10, 0 0 कट गया, कितना आएगा 25, क्या होगा भाई जूल पर कूलम, ये क्या हो गया 25 वोल्ट्स, ठीक है 25 वोल्ट्स, है ना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो भाई 250 बाई 10 25 वोल्ट, समझ आया कि नहीं आया। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इस तरह भी समझो कि हम लोग के पास 250 जूल है, और याद कर लो ऐसे कि जूल पर कूलम होता है वोल्ट, है ना। तो जूल वाला चीज ऊपर बैठाओगे, कूलम वाला चीज नीचे बैठाओगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, क्लियर है। और एक बात, अगर क्वेश्चन में ये ना देके दे देता VA माइनस VB, ठीक है, तो भाई देखो ये जो अपने कर रहे हैं ना 250 बाई 10, तब जब A से B पर लेके जा रहे हैं। अब अगर हम लोग, तो जनरली क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल के लिए होता है ये सब कुछ। तो अगर VB माइनस VA 25 वोल्ट है, तो VA माइनस VB क्या होगा, सोचो ये उस पर ले गए VA और VB उस पर, और 25 को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा माइनस 25 वोल्ट होगा। बोलने को बोल सकते हैं कि A क्या है लोअर पोटेंशियल और B क्या है हायर पोटेंशियल। मतलब होता है ना जैसे कि अगर कोई बॉल जमीन पर है और एक बॉल ऊंचाई पर है, तो अगर ये वाले पॉइंट माइनस ये वाले पॉइंट करे तो हम लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल करे तो क्या आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और यहाँ का पॉइंट माइनस यहाँ का पॉइंट करे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जानकारी के लिए बस, पर ये फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, बट हम लोग इस पर और डिटेलिंग अभी नहीं करेंगे। और अगर डिटेल करने का मन है ना, तो नेक्स्ट ये हो सकता है कि अपने को वर्क निकालने बोले। एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा वेरिएट करें, थोड़ा सा वेरिएट करें। लेट्स से क्वेश्चन दे दिया गया है 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, ठीक है। 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ट्वेंटी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और 2 कूलम चार्ज लेके जाना है, ठीक है, फ्रॉम A टू B। थोड़ा अंग्रेजी सुन लो, अंग्रेजी सुन लो।
If 20 volt is the potential difference between the point A and B, लिख लो कॉपी में, if 20 volt is the potential difference between the point A and B and 2 coulomb of charge is taken from point A to point B, what is the amount of work done? वर्क डन बोल के बात खत्म कर दिया। तो वर्क के लिए फॉर्मूला है 20 मतलब QV ना, 20 इंटू 2 मतलब 40 जूल। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल नहीं किया, बस इतना किया ना, बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। राइट, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क का बात ही नहीं करना, सीधा वर्क लिखो 20 इंटू 2। ज़्यादा नहीं बोले ना कुछ, तो बस सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं करंट की भाई। तो ये हो गया पोटेंशियल पे सारा लॉजिक क्लियर, और कुछ क्लैरिटी इशू हो तो पीछे के वीडियोस देखो, उसमें मैंने पोटेंशियल को पूरा क्लियरली बताया है क्या है पोटेंशियल, है ना। मैंने बोला है भाई कि अगर एक कहीं पे 20 वोल्ट की बैटरी है या 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट का बैटरी क्या करता है, वो हर एक कूलम को 10 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइट, अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो उसे क्या हो रहा है भाई, वो हर एक कूलम को 20 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। समझ रहे हैं, बैटरीज को भी और फील करते हैं। मैंने बताया था बैटरी क्या होता है, बैटरी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बैटरी कभी चार्ज नहीं प्रोवाइड करता है, कभी चार्ज पैदा नहीं करता है, बस यहां का चार्ज वहां देता है, वहां का चार्ज यहां लेता है, और कुछ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझो। ठीक है ना, फील लो आराम से एकदम। तो देखो भाई, फिर फील लो भाई, आगे बात करते हैं। अगर ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब अगला टॉपिक है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का हम लोग का मेन हीरो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर कोई भी एक वायर इमेजिन करो, ये जो वायर है इमेजिन करो, इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहे हैं। यहां पर अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, होता क्या है, और यहां पे एक स्विच है, जो स्विच को बंद कर दिया गया, होता क्या कि किसी भी वायर में कोई भी मतलब कोई भी बल्ब हो, कोई भी फैन हो, वो भी तो किसी वायर का ही बनता है ना। सारी चीजें जो अपने आसपास देखते हो, सब तो सर्किट से बने हुए ना, कोई सर्किट डायग्राम है वहां पे पीछे में, है ना कोई तरह का सर्किट है। तो यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, सारे वायर्स कैसे कंडक्टिंग है, और जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह सो सकते हो, ये प्लस पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह फील लो, ठीक है, इस तरह अट्रैक्ट, मतलब ये धक्का लग रहा है, धक्का लगते लगते भी पर आगे जा रहा है, और ये सीधा नहीं जाता, ये इस तरह जिगजैग करते हुए टक्कर मारते मारते आगे खिंचा रहा है। समझो कि प्लस पोलैरिटी ना इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये रियलिटी में फील ना है तो क्या सोचो भाई, सोचो इस तरह की अगर कोई भी चीज ऊपर रखा गया है तो वो चीज कहां जाएगा, ऊपर से छोड़ने पे नीचे ही जाएगा ना, है ना, क्योंकि नीचे अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। ये माइनस से कौन अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, या आप बोल सकते हो कि इधर जब वो इधर आएगा उसका एनर्जी स्टेट लो हो जाएगा, जैसे बॉडी ऊपर जब नीचे गिरता है उसका एनर्जी स्टेट लो होता है। जो कॉन्सेप्ट समझाना अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ कि सही में हाँ ये एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, खुद को रियलाइज कराओ चीज को। देखो किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वहां पर चार्ज फ्लो करेगा, यस और नो। ठीक, देखो भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरह फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो कर रहे हैं, समझना एकदम आराम से, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ऐसे है, मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो करना ऐसे, मतलब करंट को हम लोग बोलते हैं इस तरह फ्लो कर रहा है। देखो एक बात मैं बता दूं, करंट को लेकर ये जो डेफिनेशन बनाया गया, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ये तब बनाया गया जब किसी को इलेक्ट्रॉन क्या है पता भी नहीं था। भाई देखो मॉडर्न फिजिक्स में तो आके पता लगा है लोगों को ना कि एटम के अंदर भी डिवीजन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मैंने पहले ही बताया है कि नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी को पता ही नहीं था, सब तो बोलते थे कि भाई करंट है, कुछ कोई चार्ज फ्लो करता है, ग्लास टाइप चार्ज होता है, प्लास्टिक टाइप चार्ज होता है, पर किसी को फील ही नहीं था इसका कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बोल के कुछ होता है। ये तो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ 1890 के बाद, तब से एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करते करते इलेक्ट्रॉन पता लगा, फिर प्रोटॉन पता लगा, फिर बहुत दिन बाद न्यूट्रॉन पता लगा, तब जाके एटम का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। बाद में अब तो आने लगा कि भाई और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, मेजॉन है, पाई मेजॉन है, बोजॉन है, जो भी ये सब है अंदर में, है ना, अपने लिए 3 ही पार्टिकल है फंडामेंटली। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बाद में रिवाइव किया गया है। उस समय तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जब कभी कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, है ना, पोटेंशियल समझ, हायर और लोअर एंड में अगर कोई कनेक्शन कर दें और बोल दे भाई तू मूव कर सकता है, अपने पकड़ के ना रखें बॉडी को, तो बॉडी नीचे गिरेगा धड़ल्ले से, है कि नहीं। इस तरह यहां पर चार्ज गिरेगा। तो करंट डिफाइन किया गया, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फील लेना इसका, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसे डिफाइन किया गया, पता है कैसे, कि कोई भी चार्ज नहीं,
वो चार्ज जो इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करे। किताब में अपने डेफिनेशन देखना, मैं नोट्स में भी डेफिनेशन दे रहा हूं, देखना डेफिनेशन में ये बात मेंशन करने वाला हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लेना नोट्स में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम मत बोलो, रेट ऑफ फ्लो में आगे बात है ना। तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो वायर है, ये जो परपेंडिकुलरली काट रहे हो, ये जो मतलब अगर काटते हो ना कोई भी चीज को, अगर जैसे ये वायर, अगर मान लो ये वायर है, तो ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छा समझेंगे, बहुत तरह का सेक्शन होता है, लैटरल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, जो भी अपने ये क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं, ठीक है, फ्लो के परपेंडिकुलर में। तो इधर से जितना चार्ज पार कर रहा है पर सेकंड, अगर यहीं पे हम लोग आंख लगा के बैठ जाएं, अच्छा हम लोग देखते रहे, अच्छा कितना चार्ज पार किया, अच्छा 1 कूलम चार्ज पार किया 1 सेकंड में, मतलब कितना करंट है यहां पे। तो अपने डिफाइन करते हैं इसका एसआई यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एसआई यूनिट क्या है भाई, एम्पियर, और कैसे लिखेंगे ए, ठीक है। चलो नोट्स के बाद होगा तो अपने में रनिंग नोट्स भी लेना, और मैं नीचे जो नोट्स दे रहा हूं उसे भी देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एसआई यूनिट इज एम्पियर और ए, ठीक। तो व्हाट इज दिस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है ना, क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ए को कैपिटल से क्यों लिख रहे हैं भाई, वापस साइंटिस्ट के नाम पर है तो इसलिए ए कैपिटल से होगा, ठीक है। सबका काम है कि सीजीएस यूनिट क्या है ये पता लगा के बताना, मुझे कमेंट में बताना कि करंट का सीजीएस यूनिट क्या है। काफी लोग काफी साल से हमेशा एम्पियर के बात की, क्या कोई सीजीएस यूनिट इसका है, अगर है तो क्या है, नहीं तो नहीं, जो भी बताना होगा कमेंट करके बताना, ठीक। आगे, और अगर करंट के बारे में बात क्लियर है तो अब मेरे दिमाग में सबके संग सवाल आता है कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यहां पर एक एमीटर लगाते हैं। तो एक और टॉपिक आ गया अगला हम लोग के पास, एमीटर। तो कौन सा डिवाइस है जो हम लोग को करंट नापने काम में आता है, एमीटर नापने काम में आता है। तो एमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इन द कनेक्टेड वायर, जिस वायर में कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एमीटर के बारे में एक बात समझना होगा जो हम लोग शायद समय के संग और क्लियर भी कर लेंगे। मेरी सारी बातें रेजिस्टेंस को लेकर भी बहुत चल रही है, मैं वापस एक वर्ड यूज करूंगा, रेजिस्टेंस। मुझे पता है काफी लोग इसके फील नहीं ले पा रहे हैं, मैं देता हूं थोड़ी देर फील। अभी अगर चाहो तो फील ले लो लगे हाथों। भैया जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही थी यहां पर, तो क्या ये सीधा सीधा आराम आराम से एक लाइन में कतार में चल रही थी क्या? कोई कतार में मूव कर रहा है कोई, भाई चलो लाइन में चलते हैं, नहीं। ये तो वैसे ही मान लो छुट्टी हुआ, जब बच्चे दौड़ा के बाहर निकल रहे हो, है कि नहीं, क्लास खत्म हुआ, स्कूल खत्म हुआ, भाई छुट्टी हो, तब दौड़ के निकल रहे हो, एकदम धक्का मुक्की मारते हुए निकल रहे हो भाई। ये एक जिग जैग सा मोशन है, टक्कर इधर उधर मारते हुए जा रहे हो, समझ आ रहा है। ये जो टकराहट है ये इनके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, इसे ही अपने नाम देते हैं रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है ना, किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में जब वो चार्ज फ्लो करना चाह रही होती है, उसके चार्ज के फ्लो को जो रुकावटें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। सारी बातों को एक बार समझो फिर वापस। तो भाई करंट क्या है, हम लोग दिमाग में कन्वेंशन बनाते हैं कि प्लस चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, पर फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है ना। असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट पर बात करना उतना कंफर्टेबल नहीं था, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे बात करने से ना काफी तरह के डेफिनेशंस में, काफी तरह के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी इश्यूज आएगी। तो हम लोग एक कन्वेंशन बनाए, और इस करंट का नाम इसलिए काफी किताब में कन्वेंशनल करंट भी होता है। मेरे सारी बातों को एंड तक सुनना ध्यान से, हाँ, और सब बात को प्यार से एकदम नोट करना। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है कि ये एक तरह की मान्यता है कि चार्ज इस तरह, प्लस चार्ज इस तरह फ्लो कर रहा है भाई, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है। ये तो पहले एक थॉट बना दिया गया ना कि प्लस चार्ज फ्लो करता होगा, है कि नहीं। ये बारे पता लगा ना कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वही मूव कर सकता है और कोई मूव ही नहीं कर सकता। टूट के निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे की वीडियो में बताया मैंने, ठीक है ना। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक बात। दूसरी बात भाई, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, सीरीज से निकालने बोला मैंने भाई, ठीक है। और जब ये फ्लो कर रहा होता है तो आपस में टकराहट हो रहा होता है। ये टकराहट जो है ना, ये अलग अलग वायर की प्रॉपर्टी है, हम लोग बात करते हैं इसमें। वायर की प्रॉपर्टी है, इसके लंबाई कितना, उसमें ज्यादा टकराहट होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी तो टकराहट कम होगा, है ना। जितना मोटा रहेगा वायर उतना धक्का मुक्की कम होगा, जगह ज्यादा रहेगा, जितने चौड़े गेट होंगे लोग आराम से निकलेंगे, धक्का मुक्की कम होगा।
तो एक एमीटर जो यूज किया जाता है उसका पर्पस क्या था, करंट नापने का काम होता है इसका। इसमें एक मीटर में एक नीडल होता है जो बताता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक। ये भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है जैसे मैं बताया अभी, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी यहां पे रेजिस्टेंस काफी कम होनी चाहिए। सुनो मैं बताता हूं, अगर ये भी रेजिस्टेंस देने लगा इसके साथ साथ तो और रुकावटें बढ़ेंगी, करंट और कम हो जाएगा। उसी बैटरी के लिए मतलब उसी हाई डिफरेंस के लिए इमेजिन करो फ्लो और स्लो हो जाएगा अगर एयर फ्रिक्शन और बढ़ जाए। इमेजिन करो वहां पे एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, करंट और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो मेरे सर्किट को अफेक्ट ना करे। भाई कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम क्या होता है, मेजर करना ना कि वो खुद भी आके अपना भी रोल प्ले कर दे कि भाई चलो हम भी रोकते हैं लगे हाथों, नहीं ना। तो भाई ये मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इट इज अ लो रेजिस्टेंस और अदर वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये कैसे कनेक्ट होती है भाई, इट इज कनेक्टेड कैसे भाई, इन सीरीज। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, थोड़ा सा गंदा लिखा मैंने, एक बार देख लेना। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, समझ आ रहा है। ये सीरीज में लगाई जाती है ताकि जो वायर में करंट निकालना है उस वायर का करंट ये नाप के बता दे कि भाई करंट इतना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट के बारे में क्या क्या हम लोग समझे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो कोई बोले कितना चार्ज फ्लो किया भाई एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, तो I इंटू टी, है ना। अगर अपने को पता है करंट फ्लो किया मतलब 2 एम्पियर, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर, तो पूछा गया 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, 2 इंटू 10 कितना हुआ, 20 कूलम पार किया, 20 कूलम पार किया। अब कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स पार किए, तो अगर करंट इस तरह फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो किया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए भाई, Q इक्वल्स टू मैंने बताया था ना पहले वीडियोस में Ne। तो भैया अगर निकालना हो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो के, तो N इक्वल्स टू क्यू बाई ई। तो यहां पर बाई ई कर दोगे तो निकल आएगा। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, फिलहाल ये बस जानकारी दिया मैंने। अगले वाले वीडियो में हम लोग यहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अगर फॉर्मुलाज वही देखे तो भाई हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मुला सीखे, नोट कर लेते हैं एक बार यहां पे फटाफट। क्या क्या सीखा हम लोग ने भाई, पहला हम लोग ने सीखा V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, पहला हम लोग ने सीखा W इक्वल्स टू क्यू वी, दूसरा हम लोग ने सीखा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तीसरा हम लोग ने सीखा Q इक्वल्स टू एन ई, सीखा हुआ पहले ही, है ना। हम लोग ने सीखा भाई Q इक्वल्स टू I इंटू टी। तो 1 2 3 4 5 फॉर्मुलास तो अभी तक हाथ में रेडी है, और कितने बनने हैं वो अभी समय पर समय में आएगा, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पर बात करना शुरू करेंगे। यहां तक आएंगे सबको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। बच्चों भाई जो भी डाउट रहे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। और क्या पूछना नहीं पूछना है वो बताओ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो दिस मच फ्रॉम दिस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एकदम मजे में फील के साथ पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।